विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। वैसे तो पहले कई दिन से मुझे पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, लेकिन आज सुबह सुबह कुछ लोगों के स्टेटस देखे तो तब बोध हुआ कि हाँ, आज हिंदी दिवस है। तो जब हिंदी दिवस है और वो संवैधानिक रूप से भी मान्यता प्राप्त है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे आज बातचीत रख ली जाए कक्षा में। कुछ ऐसी जानकारियां जो कुछ हमसे दूर हैं, थोड़ा हमारी जानकारी में चीजें नहीं है, वो हम साझा करेंगे। हिंदी को लेके हमारे मन में क्या अनुराग है, क्या प्रेम है, निष्ठा क्या है, हम काम कितना कर रहे हैं हिंदी को लेके, या हिंदी को लेके चिंताएं क्या हैं हमारे समाज की, हिंदी समाज की वर्तमान में दशा क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। एक पूरा परिप्रेक्ष्य देखेंगे कि हिंदी को लेके वास्तव में चिंतित होने की जरूरत है या चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, या चिंता करने वाली बात है तो फिर उस पर काम कैसे किया जाए, या चिंता ना करने की बात है तो फिर उसके पीछे के आंकड़े क्या हैं, तथ्य क्या हैं, हम उन पे बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं ही इस बात को शुरू करूं। तो मैं आप लोगों के सामने आज पहले कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी से हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है, उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी का बोलबाला था उस समय। तो जब आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, उससे लगभग 3 साल पहले की बात है। महर्षि दयानंद सरस्वती एक बार कलकत्ता में गए। उस समय कलकत्ता शायद देश की राजधानी थी, जैसे अभी राजधानी दिल्ली है। उस समय हमारे देश की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। तो वहां पे कोई सभा चल रही थी, ऋषि दयानंद का आना जाना लगा रहता था। सभाओं में प्रवचन होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, लोगों से बातचीत होती थी, तर्क वितर्क होते थे, खूब सारी बातें होती थी। ऋषि दयानंद के साथ एक छोटी सी समस्या ये थी, अब समस्या उस परिस्थिति के हिसाब से ही समस्या कहेंगे, लेकिन ऋषि दयानंद की तो महान उपलब्धि थी। समस्या किस रूप में थी कि ऋषि दयानंद जिस क्षेत्र से थे, गुजरात से, मूल निवास उनका गुजरात था, मतलब जहां उनका जन्म हुआ, तो वहां से गुजराती उनको बचपन से पढ़ने सीखने को मिली। आगे जब उनकी पढ़ाई हुई, जहां उन्होंने अध्ययन किया, वो संस्कृत में हुआ, और संस्कृत के उस समय के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। शुद्ध संस्कृत में बात करना, प्रवचन करना, बातें करना, शास्त्रार्थ करना, ये संस्कृत में चलता था। तो जब वो कलकत्ता में वहां पहुंचे तो समस्या ये थी कि लोगों को बांग्ला में कैसे बात करें। तो एक अनुवादक बिठाए गए वहां पे। अनुवादक का नाम था न्याय रत्न, श्री न्याय रत्न। ये व्यक्ति क्या कर रहे थे, जो ऋषि दयानंद बात बोलते थे उसको ये न्याय रत्न जी बांग्ला भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे, अनुवाद करके लोगों को बता रहे थे। लेकिन अनुवाद की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अनुवाद हमेशा ठीक ठीक हो जाए ऐसा कह नहीं सकते, और व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। आजकल तो मशीन से हम कर लेते हैं, यानी आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम अनुवाद यथावत भी कर सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत हाई है आज की अनुवाद करने की। उस समय मनुष्यों की थोड़ी लिमिटेशन होती हैं। तो जब वो अनुवाद कर रहे थे तो एक समस्या ये आई कि अनुवाद करते समय कुछ का कुछ बोल दे रहे थे वहां लोगों के सामने, जिससे लोगों को आनंद नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। लोगों ने उनकी कुछ आलोचना जैसी कर दी अनुवादक की। वो बेचारे नाराज होके वहां से चले गए। हम सब लोग जानते हैं एक व्यक्ति उस समय बड़े प्रसिद्ध थे पश्चिम बंगाल में, उनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन उस समय स्वामी दयानंद जी के पास आए, कहने लगे कि महाराज जी, आपकी विद्वत्ता बहुत शानदार है, हम उसका नमन करते हैं, आप वास्तव में बहुत बड़े विद्वान हैं, और संस्कृत आपकी जैसी पकड़ है वैसी दूसरों की नहीं दिखती, और शास्त्रों पर भी जो पकड़ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है मूलतः हिंदी भाषी है, और यहाँ हिंदी प्रायः सब क्षेत्रों में समझी जाती है। लोग भले बोले ना, लेकिन समझते हैं। तो
तो आप क्यों ना हिंदी पे काम करें जिससे कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे। संस्कृत सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऋषि दयानंद की विनम्रता देखिए, स्वीकार किया और फिर काम शुरू किया हिंदी पे। सीखा हिंदी को और अपना पहला ग्रंथ, सबसे सुंदर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा? हिंदी भाषा में। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में पहली कृति यदि कोई है तो वो सत्यार्थ प्रकाश ही है, जिसने देश में बड़ी क्रांति की। तो इतना बड़ा उपकार करने वाले ऋषि दयानंद हमारे आदर्श हैं, उनको लेके तो हम बातचीत करते ही रहते हैं। लेकिन हम आज की बातचीत को आज थोड़ी-सी आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं कि हिंदी की वर्तमान में क्या स्थिति है। तो कई बार बड़ी चिंता होती है हिंदी भाषियों को, हम जैसे लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, बड़ी निष्ठा रखते हैं। कैसी चिंता रहती है कि ऐसा लगता है कि हिंदी का अस्तित्व संकट में है। हिंदी पता नहीं कहीं खत्म ना हो जाए। आज अंग्रेजी भाषा जो है, वो हिंदी का स्थान ले रही है और हो सकता है कुछ दिनों में हिंदी बोलने वाले समाप्त ही हो जाएँ यहाँ से। विदेशों की तो अलग ही स्थिति है, ले दे के यही तो देश बचा हुआ है पूरी दुनिया में जहाँ हिंदी भाषी हैं। तो फिर यहाँ से भी हिंदी समाप्त हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या? ये चिंता रहती है अपने लोगों को। कई बार होता ये है कि जैसी बातें हम सुनते हैं इधर-उधर से, उसके अनुसार हम अपनी मान्यताएँ बना लेते हैं। हम अपनी धारणा बना लेते हैं, सुनी-सुनाई बातों से, जैसी समाज में प्रचलित हैं। अंग्रेजी को लेके खौफ इतना है कि अंग्रेजी स्थान ले लेगी हिंदी का, अंग्रेजी खत्म कर देगी हिंदी को और अंग्रेजी को लेके बड़ी कुंठाएँ कई बार मन में आती हैं। लेकिन आज हम कुछ आंकड़ों पर बातें करेंगे, जिनके आधार पे पता चलेगा कि चिंता की उतनी बात नहीं है। जहाँ चिंता की बात है, उन पर कैसे काम किया जाएगा, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। 1991 में भारत में जनगणना हुई, तो जनगणना का जो सेंसेक्स आया, उसमें जब ये पता किया कि हमारे देश की कुल आबादी कितनी है, तो उस समय लगभग हमारे देश की कुल आबादी लगभग 83 करोड़ के आसपास थी। ध्यान से सुनेंगे एक-एक बात को, कितनी थी? 83 करोड़ के आसपास। और उसमें से 83 करोड़ की जो कुल जनसंख्या थी, उसमें से लगभग 39% लोग हिंदी बोलते थे और उनकी मातृभाषा हिंदी। हिंदी तो बहुत और भी लोग बोलते थे, लेकिन मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? लगभग 39%। ध्यान से सुनेंगे एक-एक चीज को। तो 39% का मतलब लगभग 32 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे उस समय 1991 के आसपास। कुल जनसंख्या कितनी थी? 83 करोड़। और हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी थी? जिनकी मातृभाषा हिंदी थी, लगभग 32 करोड़। उसके बाद फिर हमारे देश की जो जनगणना हुई, वो हुई 2001 में। 2001 में जब जनगणना हुई, तो वो 39% का जो आंकड़ा था ना मातृभाषा हिंदी बोलने वाले लोगों का, वो बढ़ा। और उस समय जब जनगणना हुई तो वो आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा? 39 से 41% तक पहुँचा वो। यानी उसमें 2% की वृद्धि हुई। 2% की वृद्धि मामूली वृद्धि नहीं होती, बहुत वृद्धि है ये। यानी वहाँ लोग बढ़े। 2001 के बाद में अभी तक की जो अंतिम जनगणना थी लोगों की, हिंदी भाषियों की, उस समय हमारे देश की जनगणना 121 करोड़ थी, जो आज भी इतनी मानी जाती है। मतलब जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन उस आंकड़े के हिसाब से 121 करोड़ लोग थे। आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदी भाषियों की जो जनसंख्या हुई प्रतिशत में, वो हुई 43.6 यानी लगभग 43.5%। करोड़ में बताएं कितने होंगे? लगभग 52 से 53 करोड़ लोग बढ़ गए। 1991 में कितने थे? 32 करोड़ लोग थे और अब 2011 तक आते-आते 52 करोड़ लोग हो गए जिनकी मातृभाषा हिंदी है। आप सोच रहे हैं कितनी खतरनाक स्तर से वृद्धि हुई है हिंदी बोलने वालों में। और आगे चलते हैं, थोड़ा-सा और आगे देखिए। तो अभी 2024 चल रहा है, 2021 में जनगणना हुई थी, वो काम चल रहा है आगे। वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम स्थगित हुआ था, तो अब शायद 2024-25 में वो आंकड़े आएँ। लेकिन अभी जो अनुमानतः हम बात करें, तो हमारे देश की आबादी लगभग 145 करोड़ है। सारी आबादी की बात करें, सब प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों की बात करें तो 145 करोड़ के आसपास है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन 145 करोड़ लोगों में
हिंदी भाषी जो हिंदी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, उनकी आबादी 64 से लगभग 65 करोड़ लोगों की है। 1991 में कितने थे? 32 करोड़ थे। और अभी 2024 तक आते-आते लगभग कितना अनुमान है लोगों का, हिंदी भाषियों का? 64-65 करोड़। आप सोच रहे कितनी वृद्धि हुई है? अगर प्रतिशत में बात करें तो लगभग 45 से 46% लोग आज हिंदी बोलते हैं हमारे देश में। केवल हिंदी भाषियों की बात है, जबकि भाषाएं 22 और भी हैं जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो मुझे बताइए, ये चिंता की बात है? किसी को लगता है कि चिंता होनी चाहिए? अब एक और आंकड़ा बता देते तो फिर आपको और खुशी होगी थोड़ी सी, क्योंकि आंकड़ों पर बात करेंगे तो फिर चिंताएं उतनी नहीं रह जाती जितनी हमको दिखाई जाती हैं। अंग्रेजी बोलने वालों की वर्तमान में जो जनसंख्या है, जिसका अनुमान लगाया जाता है, वो लगभग 2,70,000 के आसपास का एक अनुमान है आंकड़ों के आधार पे, जो सरकार भी आंकड़े जारी करती है। कितने? 2,70,000। बात आ रही है समझ में? और हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 64-65 करोड़ के आसपास। ये वो हैं जो हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। बाकी तो तेलुगु, तमिल बोलने वाले भी हिंदी समझते हैं, बोलते हैं थोड़ी बहुत, या अन्य भाषाएं बोलने वाले, बांग्ला बोलने वाले भी हिंदी बोलते समझते हैं। उनकी बात नहीं है। जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनकी बात चल रही है ये। मुझे बताइए चिंता कहाँ है फिर? और हाँ, ये जो मैंने हिंदी भाषियों की संख्या बताई 2,70,000 के आसपास, प्रतिशत में पता है कितना बैठता है कुल जनसंख्या का? 0.02%। 1% भी नहीं है हिंदी अंग्रेजी माध्यम वाले, यानी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो। मुझे बताइए, चिंता की बात है? या ऐसी भाषा से द्वेष करने वाली कोई बात है, जिस भाषा को लेके बहुत चिंता करते हैं, कई बार मन में उसके प्रति ग्लानि के, कुंठा के भाव आते हैं? कुछ भी नहीं है चिंता। और देखिए आगे और मजेदार बात बताते हैं आपको, कुछ और आंकड़े हर्षित करेंगे आपको, आपको प्रसन्न करेंगे। हमारे देश में जो जनगणना होती है, जनगणना का जो सर्वेक्षण होता है, 31 भाषाओं के आधार पे होता है। हमारे यहाँ 31 भाषाओं को आधार बनाया जाता है उस जनगणना में। और पूरे विश्व में जब जनगणना होती है भाषाई आधार पे, तो पता है कितनी भाषाओं को आधार बनाया जाता है? आप जान के हैरान रह जाएंगे। पूरे संसार भर की जितनी भाषाओं को लिया जाता है उसमें 7,115 भाषाएं हैं पूरे संसार की। 7,115। हमारे देश में कितनी? 31 भाषाएं। 22 भाषाएं तो संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं, जिनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, लेकिन 31 भाषाओं को यहाँ आधार बनाया जाता है। सोचिए संसार भर में कितनी भाषाएं हैं? 7,115। ध्यान से समझेंगे, मोटा मोटा 7,000 समझ लेते हैं हम। इन 7,115 भाषाओं में 150 भाषाएं लगभग ऐसी हैं जिनको केवल 10 व्यक्ति बोलते हैं, बस 10-15। लेकिन फिर भी उन भाषाओं को जिंदा रखने के लिए उनको आंकड़ों में जोड़ा जाता है। पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के आंकड़ों की। पूरे संसार का जो भाषाई सर्वेक्षण होता है उसके आधार पे कितनी, फिर से सुनेंगे, 7,000 में से लगभग 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले 10, 15, 20 लोग हैं बस, लेकिन फिर भी उनके आंकड़े लिए जाते हैं। और मजेदार बात सुनिए, इन्हीं 7,000 में से लगभग 5 से 6,000 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। और गहरी बात है, देखिए आंकड़े कितने मजेदार है, कितने कमाल के आंकड़े। फिर से सुनेंगे इस बात को। इन 7,000 जो पूरे संसार भर की भाषाएं हैं, उनमें से 5 से 6,000 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले 1 लाख से भी कम लोग हैं। और अगला आंकड़ा आपको चौंका देगा, इन 7,000 भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पे आती है। हिंदी कौन से स्थान पे आती है? इन 7,000 भाषाओं में तीसरे स्थान पे है। पहले दूसरे पे कौन है? पहले पे अंग्रेजी है और दूसरे पे मंदारिन, चाइनीज, चाइना की भाषा। तो पूरे संसार भर की 7,000 भाषाओं में से हम तीसरे स्थान पे हैं बोलने वालों की संख्या के आधार पे। मुझे बताइए, हमारी भाषा का अस्तित्व संकट में दिखता है क्या? नहीं ना? तो फिर बताइए चिंता किस बात की है कि कल को हम लोग समाप्त हो जाएंगे, कल को हमारी भाषा समाप्त हो जाएगी? ऐसे नहीं होती भाषा समाप्त। हम यदि कुछ और चीजों पर ध्यान दें तो
आज मैं देखता हूँ, जैसे मैं एक छोटा-सा आंकड़ा, बहुत छोटा-सा, ये तो मैंने व्यापक रूप से बड़े आंकड़े बताए। आज मैं अप थोड़े और कम करके बात करता हूँ। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के, वो जब कहीं जाते हैं, किस भाषा में बात करते हैं? कभी देखा किसी अन्य भाषा में बात करते हुए? बहुत कम अंग्रेजी में बात करते हैं। कुछ मंचों पे जाके करते हैं, लेकिन बहुत कम। धड़ल्ले से, धूम-धाम से, निसंकोच, निर्भय होके केवल हिंदी भाषा में बात करते हैं। बताइए, हिंदी भाषा की ये अस्तित्व को लेके संकट को लेके चिंता करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, धूम-धाम से अंग्रेजी को छोड़ के हिंदी में बात कर रहे हैं। कितने ही नेता व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे जाके हिंदी को लेकर के बात कर रहे हैं। पूरे विश्व भर में चर्चित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदी में बात करते हैं। उनको सुनने के लिए विदेशों के बड़े-बड़े सचिव आते हैं, बड़े-बड़े नायक आते हैं, बड़े-बड़े राजनेता यहाँ आते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कभी अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना उनको। मुझे बताइए, कहाँ चिंता करने की आवश्यकता है? और थोड़ा नीचे आके बात करें। मैं कहता हूँ बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाएँ, हम वहाँ आके बात करें। तो मैं एक अपने बारे में बात बताता हूँ, अपने बारे में। जब मैंने पहली बार स्मार्टफ़ोन चलाना शुरू किया था, तो उस समय कीपैड जो होता था, उसमें हिंदी का विकल्प था नहीं। था तो बड़ा मुश्किल से उसको सेटिंग में जाके करना पड़ता था, होता नहीं था। तो बातें करने में, किसी से चैट करने में एक मजबूरी होती थी कि हमको अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी टाइप करके। टाइपिंग का उतना बड़ा ऑप्शन, स्कोप नहीं था हिंदी में बात करने का, और वॉइस चैट का तो बिल्कुल नहीं था कि हम वो कर सकें। उसके बाद से धीरे-धीरे अपडेशन हुए स्मार्टफ़ोनों में, और फिर परिवर्तन के रूप में कौन-सी भाषा जोड़ दी गई? हिंदी भाषा टाइपिंग के रूप में। देवनागरी अक्षर आने लगे इसमें। संस्कृत आ गई, आज संस्कृत भी है। इसके कीबोर्ड बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मज़ेदार बात ये है, मेरे पास खूब सारे कॉन्टैक्ट हैं लोगों के, लेकिन मैं मान के चलूँ, यदि मेरे पास 100 लोग हैं जिनसे मैं चैट करता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ फ़ोन पर, चैट के माध्यम से यानी टाइपिंग के माध्यम से, उन 100 लोगों में लगभग 95 से 96% लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में टाइप कर रहे हैं, यानी मेरी बातों का जवाब हिंदी में देते हैं, या कुछ भी लिखना हो केवल हिंदी में भेजते हैं वो। कुल मिला के कुल 2, 4, 5, 6% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं, जिनकी मजबूरी है, या अभी-अभी फ़ोन लिया है नया-नया तो हिंदी नहीं चल पा रही है। और मैंने आज तक कभी किसी को प्रेरित नहीं किया। मैंने कभी किसी को नहीं किया कि क्यों अंग्रेजी में लिख रहे हो? हिंदी में क्यों नहीं लिखते? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो बताइए, चिंता की बात कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखती। हाँ, चिंता की बात और स्थानों पे है। जब लोगों की मानसिकता है, जहाँ लोगों की मानसिकता आधार बनी हुई है कि अंग्रेजी में पढ़ोगे तो तुम्हारा स्कोप क्या है? अंग्रेजी में जाओगे तो तुम क्या कर पाओगे भविष्य में? ऐसा होता है ना, जब अंग्रेजी को ही ऐसी भाषा मान लिया जाता है कि अब इसके ऊपर तो और कुछ है ही नहीं। ये सीखेंगे तो आप जीवन में कुछ कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। यहाँ थोड़ी-सी चिंता की बात है लोगों की मानसिकता को लेके। हम बाहर के देशों में देखें, किसी भी देश की बात करें, जैसे वहाँ के लोगों से कई बार मेरी भी बात होती है, या अन्य स्थलों से भी मुझे सूचनाएँ मिलती हैं, पढ़ता हूँ मैं, ये देखता हूँ, तो जैसे कोई व्यक्ति बाहर रहते हैं और वहीं के हैं, मूल निवासी मान लीजिए फ्रांस के हैं, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोग भी पढ़ते हैं अंग्रेजी को, बात करते हैं, काम करते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जब कभी भाषा को चुनने का अवसर मिले उनको, उनके सामने बात हो कि आप किस भाषा को प्राथमिकता देंगे, तो वो किसको देते हैं? फ्रेंच को देते हैं। उसका महत्व समझते हैं, उसकी प्राथमिकता को समझते हैं, और उसको अपनी माँ की तरह पूजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस बात को लेके तो चिंता है कि हमारे लोगों के मन में हिंदी के प्रति ऐसी हीन भावना है कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या समझा जाएगा? ये भला क्या जानता होगा? जैसे एक उदाहरण के रूप में, यदि बाहर से, विदेश से किसी भी प्रकार की कोई शोध जारी हो, किसी प्रकार की कोई रिसर्च जारी हो,
किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। मान लीजिए गाय के घी को लेके कोई रिसर्च हुआ वहाँ पे और वो बात उन्होंने पब्लिश कर दी रिसर्च पेपर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। वो बात दुनिया भर में प्रचलित हो गई। अंग्रेजी में वो रिसर्च पेपर जारी किया गया। तो उसको लेके हम क्या सोचते हैं कि ओहो! कितनी बड़ी बात कह दी, कितने बड़े शोध हुए होंगे इस पे, कितने महान काम हुए होंगे। हमारे मन में एकदम श्रद्धा भर जाती है। ये अपने देश की स्थिति है ऐसी। और यदि उसी बात को हमारे गाँव का साधारण किसान ये कह दे कि आप गाय का घी खाएँगे तो भई बुद्धि बढ़ेगी आपकी, आप गाय का घी खाएँगे तो आपके शरीर का बल बढ़ेगा, आप सात्विक रहेंगे, आपके भीतर स्फूर्ति रहेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। इस बात को कोई आचार्य संस्कृत में बोल दे तो सोचेंगे कि कैसा व्यक्ति है, इसको भला क्या पता, ये भला क्या जानता होगा। इन सब चीज़ों को लेके चिंता है। तो फिर समाधान क्या है? तो बड़े स्तर पे समाधान करने के लिए बड़े लोग काम कर रहे हैं। उसको भी लेके बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला कदम तो वो खुद ही उठाते हैं कि जहाँ भी बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में उन्होंने इस प्रकार के कदम भी उठाए हैं कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होगी उसमें मातृभाषा की वरीयता रहेगी। उसको पढ़ना अनिवार्य है। वहाँ पर ऐसे विकल्प हैं। इसके अलावा देश के गृह मंत्री जो हैं, वो भी इस पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने भी ऐसी कई प्रकार की स्कीमें चलाई हैं, ऐसी योजनाएँ हैं उनकी तरफ से जहाँ हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदी पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तक, कुछ सालों पहले तक अगर हमको किसी चीज़ को इंटरनेट पे खोजना हो, तो हमको बहुत ज़्यादा विकल्प थे नहीं कि हमको हिंदी में मिल जाएगा। चाहे पढ़ाई के कोई डॉक्यूमेंट्स हों या पाठ्य सामग्री हो, नहीं मिलती थी। लेकिन आज हम इंटरनेट पे जाके देखें, तो हम जो भी चाहें आज हमको सब चीज़ों का अनुवाद कुछ भी ढूँढ लें, सबका अनुवाद हिंदी में मिल जाता है। ऑटोमेटिक वहाँ पर ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है। बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें आप सोचिए जब पूरे संसार भर में हिंदी भाषियों की संख्या तीसरे स्थान पे है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भई जो तकनीकी काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस पे काम किया और आज हिंदी एक ऐसी भाषा बन गई है कि जिसमें हर प्रकार का मटेरियल हमको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है धूम-धाम से। टाइपिंग के लिए ऐसी पहले असुविधा होती थी कि अगर हमको किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी में कुछ भेजा, कोई मैसेज भेजा, अब हमारे सामने समस्या ये है कि इसको पढ़ें कैसे क्योंकि हमको समझ में आती नहीं अंग्रेजी। तो फिर क्या करते हैं, अब उसको वहाँ से कॉपी करेंगे, फिर गूगल पे जाएँगे, गूगल पे खोलेंगे गूगल ट्रांसलेट, वहाँ जाके उसको पेस्ट करेंगे, वो उसको ट्रांसलेट करेगा, आके तब देखेंगे कि अरे! इन्होंने तो ये भेजा था जी, या किसी और से पढ़वाएँगे ऐसा होता है ना? लेकिन आजकल ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की भी वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। हमारे व्हाट्सएप में, वहाँ से हम ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हाथों-हाथ कर सकते हैं। और एक बड़ी कमाल की बात है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, आने वाले कुछ ही 4, 5, 6, 7 सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, निश्चित ही हो जाएगी, जिस प्रकार से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, कि आज जो हम बात करते हैं फ़ोन पर, जैसे मान लीजिए मुझको बात करनी है, मेरे कोई परिचित लंदन में रहते हैं, अंग्रेज हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं और मुझे उनसे फ़ोन पर बात करनी है। मैंने फ़ोन मिलाया, अब वो उधर से अंग्रेजी बोल रहे हैं, मैं इधर से हिंदी बोल रहा हूँ। समस्या ये है कि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है और मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी इस लेवल पे जाने वाली है, मेरी डिवाइस में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, इधर से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा या एप्लीकेशन होगा, जिसमें इधर से मैं जो बोलूँगा, वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होके वॉइस के माध्यम से उनको अंग्रेजी में सुनाई देगा और उनकी डिवाइस में ऐसी सुविधा होगी, जब वो उधर से कुछ बोलेंगे, तो वो यहाँ तक ट्रांसलेट होके मुझे हिंदी में सुनाई देगा। आ जाएगा कुछ दिनों में, कोई बहुत बड़ी या दूर की बात नहीं है। सोचिए जब हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप तक में ये सुविधा आ गई कि आसानी से किसी भी चैट को हम किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, किसी से किसी भाषा में बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कक्षा के जितने कुछ बड़े लोग होंगे जो ज़्यादा फ़ोन में छेड़छाड़ नहीं करते होंगे, उनको थोड़ा-सा ये लग रहा होगा कि ऐसा भी है क्या? ऐसा है? किसी भी भाषा में हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं किसी से भी चैट के माध्यम से, जिस भाषा में चाहें धूम-धाम से।
आप मुझसे गुजराती में बात करिए चैट में, मैं बिल्कुल धूम-धाम से कर लूँगा। करके दिखा दूँगा आपको कैसे किया जाता है। तो मुझे बताइए हिंदी को लेके ज़्यादा चिंता की उतनी बात नहीं है, बस चिंता की बात है मानसिकता को ठीक करने की। हिंदी को लेके बहुत काम चल रहा है। अभी लगभग 2 साल पहले की बात होगी। मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाके ऐसे ही चेक कर रहा था कि भई हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए सुविधा आ गई है इंटरनेट पे। हम कर सकते हैं आसानी से। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना हो या फ्रेंच टू हिंदी ट्रांसलेट करना हो, गुजराती टू हिंदी करना हो, तेलुगु टू हिंदी करना हो, इन सब भाषाओं के हिंदी में ट्रांसलेशन करने की सुविधाएँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। मैंने सोचा कि क्या संस्कृत में भी ट्रांसलेशन के लिए कोई विकल्प है क्या? अब देखा तो नहीं था वहाँ पे। संस्कृत का कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन आप लोग सब लोगों को जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसे ही मैं एक दिन चेक कर रहा था, क्योंकि मैं करता रहता था, मैं सोच रहा था कि यदि ऐसा कोई अपडेशन आए, हमारी संस्कृत के लिए भी कोई विकल्प हो, तो एक दिन चेक करते-करते मुझको मिल गया, वहाँ संस्कृत आ गया, अपडेशन आ गया। जैसे ही आया तो मैंने उसको लेके एक वीडियो बनाया स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। उस पे लगभग 30-35 हज़ार लोगों ने अब तक देखा है। तो बड़ी खुशी हुई कि संस्कृत का ट्रांसलेशन भी अब उपलब्ध है। किसी भी भाषा को जैसे हिंदी को हम संस्कृत में ट्रांसलेट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं धूम-धाम से। उतना अभी सटीक नहीं है, उतना अभी उसमें सुधार नहीं हुए हैं, उतना अभी जो काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आया है, ये बड़ी बात है। तो मैं सभी लोगों से एक जो निवेदन करूँगा वो ये करूँगा कि हमको जो काम करना चाहिए सबसे पहला काम तो ये कि हम अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर काम करें। बड़े लोग कर रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं या अन्य बड़े जो राजनेता हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे देश के बड़े कवि कुमार विश्वास जैसे लोग या फ़िल्मों में काम करने वाले मनोज मुंतशिर जैसे कवि, लेखक लोग, वो अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं हिंदी को लेके। हिंदी का जितना परचम उन लोगों ने फहराया है, मुझे लगता है कि आज तक वैश्विक स्तर पे किसी ने नहीं किया होगा, जितना कुमार विश्वास जैसे लोग कर रहे हैं, मनोज मुंतशिर जैसे लोग कर रहे हैं। और मज़ेदार बात देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, एक फ़िल्म के एक्टर हैं, मुसलमान हैं। तो फ़िल्मों में होता क्या है कि जब किसी को कोई डायलॉग याद करने के लिए दिए जाते हैं, तो सामने पेपर होता है, उस पेपर पे जो उसकी फ़िल्म के डायलॉग हैं, जो इस व्यक्ति को बोलने हैं अपने कैरेक्टर के, वो किस भाषा में लिखे हुए होते हैं? भाषा तो हिंदी होती है, लेकिन लिखा हुआ अंग्रेजी में होता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? हिंदी ही होती है, लेकिन लेटर्स जो लिखे हुए हैं, जो अक्षर हैं, वो कौन से हैं? वो रोमन लिपि वाले हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई डायलॉग बोलना है, मैं आ रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ को वो कागज में पता है क्या लिख के देता है डायरेक्टर या कोई राइटर होता है, वो लिख के देता है MAINAARHAHOON, सॉरी HOON, ऐसे करके, ऐसे करके लिखा होता है। यही पढ़ना होता है, यही डायलॉग याद करने होते हैं और वैसे ही डायलॉग बोलने होते हैं। इसको इंग्लिश नहीं कहेंगे माता जी, इंग्लिश तो अलग प्रकार है। मैं कह रहा हूँ हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखा हुआ होता है वहाँ पे। लेकिन इस बात का विरोध बड़े स्तर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया। उसने कहा यार मैं हिंदी में डायलॉग बोल रहा हूँ, मुझको हिंदी पढ़नी आती है बढ़िया से, मुझको कोई बाधा नहीं है। और डायरेक्टर भी हिंदी जानता है, हिंदी लिखना भी जानता है, बोलना भी जानता है। फिर ये क्या बेवकूफ़ी है कि आप हिंदी को रोमन में लिख रहे हैं। आप मुझे सीधा हिंदी में दीजिए, मैं उसको पढ़ने में सहज हूँ। बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये काम किया। बुढ़ाने का है जी ये? हाँ जी? बुढ़ाने का है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा जी, हाँ बढ़िया। मुजफ्फरनगर का। हाँ जी, हाँ जी। जी, बढ़िया। और डॉक्टर कुमार विश्वास तो हमारे यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर से ही हैं। पिलखुआ से, है ना? उनकी भाषा और मेरी भाषा बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी। जो मतलब यहाँ बोली जाने वाली है धरातल पे गाँव में, बिल्कुल एक जैसी भाषा, क्योंकि 30-35 किलोमीटर का अंतर है। कई बार बड़े मंचों पे भूल जाते हैं यहाँ की भाषा को तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन भाषाई सुंदरता देखिए, जब अपनी उस वाली भाषा पे आते हैं जो मानक हिंदी है, तो धूम मचा देते हैं उसमें।
तो मैं जो कह रहा था कि बड़े स्तर पे खूब सारे लोग हिंदी को लेके काम कर रहे हैं। एक और राजनेता क्षमा कीजिए, एक और अभिनेता का नाम मैं लेना चाहता हूँ, उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी को आप देखिए, कितनी शानदार हिंदी बोलते हैं। बहुत कमाल की हिंदी है उनकी और हिंदी को लेके खूब प्रचार करते हैं। और आज के एक बड़े सफल अभिनेता हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। एक आपने पुरानी फ़िल्मों के विलेन देखे होंगे, उनका नाम है आशुतोष राणा। आशुतोष राणा बहुत खतरनाक रोल वो किया करते थे। हिंदी के इतने शानदार कवि हैं, इतने शानदार कवि हैं कि मुझे जब मैं उनकी कविताएँ सुनता हूँ, तो जयशंकर प्रसाद की याद आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की याद आती है, क्योंकि मैंने उनकी कविताएँ पढ़ी, मैंने इनकी भी कविताएँ पढ़ी। बहुत सारी समानताएँ दिखती हैं उनके बोलने में और कितनी शानदार बोलने की शैली है। बड़े मंचों पे जाके, विदेशों तक में जाके हिंदी का परचम लहरा रहे हैं ऐसे लोग। तो सबसे मुख्य चिंता की बात उन लोगों के लिए नहीं है, बड़े स्तर पे बहुत लोग धूम-धाम से काम कर रहे हैं। चिंता की बात है थोड़ी-सी तो वो है, हम लोगों को जो धरातल पे हैं, हमको अपनी मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है। कैसे? तो वो ऐसे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमसे नीचे अभी चलना सीख रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं अभी आगे, जो युवा हैं, जो थोड़ा आगे आ गए हैं जीवन को लेके, हमको पहले इनकी मानसिकता को ठीक करना होगा। अपनी मानसिकता इन पे थोपने से बचना होगा कि यदि तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है, पहले उनके दिमाग में ये बात डालें, अंग्रेजी से घृणा नहीं करनी, अंग्रेजी को गाली नहीं देनी, जैसे आजकल कई बार दी जाती है हिंदी भाषियों के द्वारा। ये जो बहुत अति में जाके हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं, वो क्या कहते हैं, हिंदी दुनिया की सबसे घटिया भाषा है, हिंदी सबसे बदतमीज भाषा है, हिंदी तो सबसे दुर्बल भाषा है, ऐसी भाषा है। क्षमा कीजिए, हिंदी को भी देते हैं, अंग्रेजी को देते हैं, जो हिंदी भाषी हैं वो। तो दूसरी भाषा से घृणा नहीं करनी। मैं कहता हूँ, जैसे मैं एक बात आपको बताता हूँ, कई हम जैसे हिंदी भाषी लोग, मान लीजिए मैं अपने घर में कोई भोजपुरी गाना चला दूँ और भोजपुरी गाने चलाने का मतलब जो देशभक्ति टाइप का हो या ईश्वर भक्ति टाइप का हो, और वो मैं चला दूँ या मैं गाने लगूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक गाना, जैसे कई बार मैं गाता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है उदित नारायण का, वो है तोहरा पर होके बहुते मेहरबान रब, रूप ओहरी अदा दिहले बाड़न गजब, केहू मंजर ना देखत बा संसार के, ऐसे करके एक गाना है। अगर मैं वो किसी के सामने गाता हूँ ना, तो सामने वाले का रिएक्शन पता है क्या होता है? ये तो घटिया भाषा है, तुम इस भाषा में क्यों गाते हो, तुम इस भाषा को क्यों सुनते हो, क्यों बोलते हो? ये जो भाषाओं के प्रति हमारी जो नाराजगी है, ये जो गुस्सा है, या हम दूसरे की भाषा को जो हम इतना नीच समझ के देखते हैं, उस भाषा में कुछ लोगों ने घटिया कंटेंट बनाया, उस भाषा में कुछ लोगों ने घटिया काम किए, तो इससे भाषा थोड़ी बेकार हो गई, भाषा खराब थोड़ी है, भाषा तो बहुत प्यारी है वो। आप देखिए, भोजपुरी भाषा आजकल विश्व भर में प्रसिद्ध हो रही है, वहां तक जा रही है। उसके कंटेंट पर मत जाइए, भोजपुरी बोलने वालों की भी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उसमें चीजें ऐसी आ गई कि जिसको लेके लोगों की मानसिकता आज ऐसी हो कि ये भोजपुरी तो सबसे घटिया भाषा है, भोजपुरी हमारे देश की सबसे बदतमीज भाषा है, बदतमीजों की भाषा है, ऐसा कहा जाने लगा। मैंने कुछ ऐसे भोजपुरी भाषियों से मिला जब मैं कॉलेज में था, तो वहाँ कुछ बिहार के लोग थे, कुछ पूर्वांचल के लोग थे। उन लोगों की मानसिकता अलग लेवल पे काम करती है। वो कहते हैं भोजपुरी जैसी भाषा तो दुनिया में कोई नहीं है, भोजपुरी के सामने कोई टिक ही नहीं सकती, हिंदी भी नहीं टिक सकती। ये इनसे भी बड़ा गोलूपन है। आप अपनी भाषा की महानता को इस रूप में सिद्ध कर रहे हैं कि दूसरी भाषाओं का मान ही खत्म कर दिया, आपने दूसरी भाषाओं की इज्जत ही समाप्त कर दी। ये भी गोलूपन है। आप अपनी भाषा को बढ़ाइए, आप अपनी भाषा को अच्छा कहिए। सबकी भाषा अपने स्तर से अच्छी होती है। जिस भाषा में वो पला बढ़ा, जिस भाषा में उसने व्यवहार सीखा, सब चीजें की, सबको अच्छा लगता है। अपने यहाँ की भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो आनंद आ जाता है। मान लीजिए मैं साउथ में चला जाऊं और वहां कुछ वर्ष बिता लूं, 5-6 वर्ष बिताऊं, और वहां लोगों से व्यवहार अंग्रेजी में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, इन्हीं सब भाषाओं में व्यवहार हो रहा है। एक दिन बाय चांस मुझे कोई व्यक्ति मिल गया यूपी का,
और यूपी में भी अपने मेरठ का मिल गया मान लीजिए और उससे बात हो रही है, क्या कर रहा हो तू? ऐसी बातें होने लगी, आनंद आ जाएगा, खुशी मिलेगी। अच्छा लगता है सबको अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषा के लोगों से बात करना, अपनी भाषा को उठते हुए देखना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपनी भाषा को सुप्रीम मानने लगे उस रूप में, जबकि है भी नहीं, तब चिंता की बात है। भाषा को लेके एक बात और मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि हम मनुष्यों और जो बाकी प्राणी हैं, उनमें हम जब तुलना करते हैं कि हम मनुष्य किस मामले में श्रेष्ठ हैं उन सब प्राणियों से, हम उनको हमेशा निकृष्ट मानते हैं कि वो हमसे नीचे हैं, और बिल्कुल हैं। बहुत सारे मामलों में बहुत कम चीजें हैं जिनमें वो हमसे श्रेष्ठ हैं, कुछ 2-4 बिंदु हैं बस। नहीं तो हम मनुष्यों को श्रेष्ठ कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ जाति है मनुष्य जाति। मनुष्य जाति के श्रेष्ठ होने में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन उन श्रेष्ठ बिंदुओं में श्रेष्ठतम बिंदु यदि कोई है, यदि किसी एक चीज को हम आधार बना के कहें कि इसके आधार पर हम मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं, तो पता है वो क्या वो चीज है? वो भाषा ही है। ये भाषा ही है मनुष्यों को मनुष्य बनाती है। इसके आधार पे हम सब प्रकार का व्यवहार एक दूसरे से करते हैं। अगर ये भाषा समाप्त हो जाए तो हम जो मनुष्य आज जो इतने डेवलप्ड कहे जाते हैं, हम इतने विकसित कहे जाते हैं, हम बाकी सब जातियों पे शासन करते हैं, हम अपने हिसाब से पृथ्वी को चलाने का सामर्थ्य रखते हैं, हम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस पृथ्वी पे। ये हमारे मनुष्य जीवन के विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि है भाषा। भाषाई विकास की प्रक्रिया में एक मजेदार आंकड़ा आपको बताते हैं। भाषाएं जब अपने चरम पे होती हैं, जैसे आजकल हिंदी का वर्चस्व बहुत है और हम ये सोचते हैं कि क्षमा कीजिए, अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो पूरे संसार में सबसे अधिक है। हम सोचते हैं कि अंग्रेजी जो है आज पूरे विश्व की भाषा है और आने वाले समय में ये हो सकता है पूरे संसार पे राज्य करे और हमेशा अब तो यही रहेगी। ऐसा कई बार चिंता होती है, लेकिन ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप लोग जानते होंगे आज से लगभग 300 साल पहले हिंदी साहित्य में हमने भी खूब पढ़ा, एक भाषा बड़ी प्रसिद्ध थी उसका नाम है ब्रज भाषा। नाम में क्या है? भाषा। ब्रज भाषा 300 साल पहले लगभग चलती थी ये। आज ब्रज भाषा का कितना स्कोप है बताइए, या उसको लेके कैसी स्थितियां हैं हमारे देश भर में। नाम लेने वाला नहीं है ब्रज भाषा का। ब्रज भाषाई क्षेत्रों में चले जाए तो वहां तो लोग बोलते हैं, बहुत थोड़ा सा क्षेत्र बचा है जिसको लेके पूरे देश भर में बड़ी व्यापक चर्चा रहती थी, जिसको लेके अभी तक का एक सबसे बड़ा ग्रंथ उस समय का जो लोकप्रिय था, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना हुई, या उसके और पैरेलल बहुत सारे ग्रंथ ब्रज भाषा में रचे गए। उसका नाम लेने वाला आज कोई नहीं, ब्रज भाषा का। और जिसको बोली कहा जाता था, यानी खड़ी बोली जो उस समय से विकसित हो रही थी, उसी से संघर्ष कर रही थी, जिसको ऊपर अपना सिर उठाने में बड़ी समस्या हो रही थी, आज वो खड़ी बोली पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है और हमारे उत्तर प्रदेश में तो व्यापक रूप से खड़ी बोली बोली जाती है। नाम में भाषा है, अस्तित्व लगभग समाप्त है उसका, और जिसके नाम में बोली था, भाषा थी नहीं, वो बोली के रूप में चली थी कभी, और आज वो पूरे देश भर छोड़िए विदेशों में भी विख्यात है। खड़ी बोली जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये खड़ी बोली ही है। सोच रहे हैं भाषाई विकास कैसे होता है? तो उस भाषा में बोलने वाले लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, मानसिकता कैसी है, प्रयोग करने वाले लोगों की भाषा को लेकर निष्ठा कैसी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आज हिंदी दिवस है और हम हिंदी दिवस पर चाहते हैं कि हमारी भाषा को हम कुछ समर्पित करें, तो सबसे पहले हम उस मानसिकता को ठीक करें कि दूसरे की भाषा बहुत महान है, उसी में निकल करके कुछ किया जा सकता है। हाँ, वो एक व्यापक भाषा है अंग्रेजी नाम की, और उसको सीखना चाहिए, निंदा ना करें उस भाषा की, जितना सीखें सीख लेना चाहिए। लेकिन अपनी भाषा का कैसे मान होना चाहिए, कैसे सम्मान होना चाहिए? जैसे माँ का सम्मान होता है। हिंदी हमारी माँ की तरह है। कम से कम हम जितने लोग हैं ना, हम तो मूलतः हिंदी भाषी हैं सारे लोग। तो हमारी भाषा का सम्मान हम कैसे करें? माँ की तरह। बताइए, माँ के साथ कभी कोई समझौता होता है क्या? माँ के साथ कभी कोई भेदभाव होता है क्या? कभी नहीं होता।
क्या कभी ऐसा होता है कि माँ को छोड़ करके हम मौसी को ज़्यादा महत्व देने लगे, बुआ को ज़्यादा महत्व देने लगे? ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता है, तो मातृहंता कहा जाता है उस व्यक्ति को। तो जब हमारी इतनी समृद्ध माँ है, तो हम क्यों उसको बाकियों को उतना महत्व दें? सम्मान करना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने के महत्व को कम ना होने दें, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। एक और मज़ेदार बात देखिए, हमारी कक्षा में बहुत सारे लोग अन्य राज्यों से भी जुड़ते हैं। जैसे एक राज्य मैं बताना चाहता हूँ, उड़ीसा। एक माताजी हमारी कक्षा में जुड़ती हैं, अभी-अभी गई हैं क्योंकि उन्हें दूसरी कक्षा में जाना होता है। उनका नाम है दीप्तिका प्रियदर्शिनी। उड़ीसा से जुड़ती हैं माताजी और पुलिस विभाग में काम करती हैं। उड़ीसा की भाषा ऐसी है जो मुझे समझ में नहीं आ सकती कम से कम। हाँ, भाषा ही ऐसी है जो वहाँ की है उनके हिसाब से। अगर वो मुझसे हिंदी में क्षमा कीजिए, यदि वो मुझसे उड़िया में बात करें, मैं समझ नहीं पाऊँगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, उन्होंने उड़िया जो उनकी मूल भाषा है, अपनी भाषा से बहुत प्रेम करती हैं वो और है उनकी वो भाषा। लेकिन जब मुझसे संवाद की बात आए, हमारी कक्षा में बोलने की बात आए या अन्य जो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमसे बात करने की बात आए, हिंदी में बात करती हैं और धूम-धाम से करती हैं। और ऐसे उड़ीसा से कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से। एक मित्र हैं हमारे पश्चिम बंगाल से, मुझसे छोटे हैं, बांग्ला जानते हैं बहुत धूम-धाम से। इतनी शानदार बांग्ला है, कई बार वो स्टेटस पे लाइव आते हैं, मतलब वहाँ अपनी लाइव वीडियो डालते हैं। इतनी कमाल की उनकी भाषा होती है कि मुझे तो एक भी अक्षर समझ में नहीं आता बांग्ला का। लेकिन जब मुझसे हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी भी बड़े शानदार स्तर की होती है। कभी इस बात को नहीं थोपा उन्होंने आज तक। कई बार मुझसे बातचीत हुई, कभी नहीं कहा कि हिंदी भाषा तो कमज़ोर है, घटिया है। खूब आराम से बात करते हैं, सम्मान करते हैं हिंदी का भी। तो जैसे वो लोग अलग-अलग राज्यों से होने वाले, जो अलग-अलग राज्यों में, जैसे सागर भाई भी हैं, गुजराती जानते हैं बहुत बढ़िया से, धूम-धाम से, और हिंदी भी बहुत कमाल की है। और कमाल की छोड़िए, आज जो सागर भाई के बोलने की शैली है ना हिंदी की, अगर वो यहाँ आके बोले, किसी को लगेगा ही नहीं कि ये गुजराती है, लगता ही नहीं। कुछ शब्दों में थोड़ा बहुत आगे-पीछे होता है मामला, वो शायद पहचान करा दे कि गुजराती का थोड़ा-सा तो असर है इनके ऊपर। लेकिन देखिए, कुछ भी नहीं है ऐसा। सौरभ जी जहाँ से हैं जौनपुर जिले से, तो पूर्वांचल हिस्सा है हमारे उत्तर प्रदेश का। भोजपुरी इतनी कांटे की चलती है, ऐसी चलती है कि अगर अपनी पे आ जाए ना, तो पकड़ ना पाए हम लोग। ऐसी भोजपुरी है, अवधी मिक्स करके। और कभी कई बार लिख देते हैं, कई बार बोलते हैं यहाँ पे आके। लेकिन फिर भी हिंदी देखें, बातचीत करते हुए लगता नहीं कि हिंदी उनकी कोई अलग की भाषा है। और वहाँ का व्यवहार, अपने पिताजी के साथ व्यवहार, परिवार वालों के, रिश्तेदारों के साथ, गाँव वालों के साथ, या उनका जो अपना एक कारोबार है, जहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उसी भाषा में बात करते हैं जो उनकी अपनी मूल भाषा है, भोजपुरी जैसी। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है या हिंदी बहुत निकृष्ट भाषा है। सब समझते हैं धूम-धाम से, सबको बोलना आता है, आसानी से समझ लेते हैं। थोड़ा कठिन मामला है। ऐसा लगता है कोई और भाषा वाला है तो उसको थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं शुरू-शुरू में, लेकिन आ जाती है धीरे-धीरे। तो जो ऊपर से एक श्रृंखला है, एक परंपरा है संस्कृत से। संस्कृत हमारी परनानी जैसी है, हमारी परनानी जैसी। बहुत ऊँचे स्तर पे रहती है, हमसे बहुत ऊँचे लेवल की है, हमसे हमारी माँ की भी माँ है वो। उसके नीचे की हमारी कुछ नानियाँ हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, वो लगभग हमारी नानी के लेवल की भाषाएँ, बहुत पुरानी है वो भी। हमारी जो माँ है, वो कौन है? हिंदी है। और हमारी कुछ बहनें भी हैं, जो हिंदी से नीचे की हैं, जो हिंदी से निकली हैं। तो चाहे ऊपर की भाषाएँ हैं, जो हमारी नानी के लेवल की है, परनानी के लेवल की है, हमारी माँ के लेवल की भी भाषाएँ हैं, जो हमारी हिंदी के साथ-साथ बढ़ी हैं। हमको उनका भी सम्मान करना चाहिए। और हमारी हिंदी से नीचे की जो भाषाएँ हैं, जो हमारी बहन के स्तर की हैं, हमारी बेटियों के स्तर की हैं, हमको उनका भी सम्मान करना चाहिए। जैसे भोजपुरी है, तो कभी हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि भोजपुरी है तो बहुत अश्लील भाषा है, घटिया भाषा है, बेवकूफ़ों की भाषा है, या बहुत पिछड़े लोगों की भाषा है जी, या ये तो आदिवासियों की भाषा है, इनको भला क्या आता है? ये तो गधों की भाषा है जी, ये तो उनकी है, पिछड़ों की भाषा है।
ऐसी बातों से बचना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हिंदी भाषी हो अगर हम हिंदी भाषी हैं, अगर आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हम हिंदी का इतना सम्मान करते हैं, हिंदी ने हमको वो संस्कार दिए हैं, हमारी माँ ने हमको वो सिखाया है, तो हमारे संस्कारों से ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हम अपनी माँ का तो खूब सम्मान करें और दूसरे की माँ को गाली दें। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। अपनी माँ को पूजना है, बिल्कुल पूजना है, लेकिन दूसरे की माँ को अभद्र तो नहीं बोलना ना, दूसरे की माता का अपमान तो नहीं करना ना, या दूसरे की माँ को इतना भी महत्व ना दे देना कि आप ही हमारी माँ हो, हमारी माँ तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, ये भी नहीं करना। ठीक है जी, तब हमारा ये हिंदी दिवस मनाने का, इस पर बातचीत करने का एक साफल्य है, सफलता है। तो आज जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जो हिंदी को लेके चिंताएं हैं, आंकड़ों के आधार पे बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखे और यहाँ तक कि हिंदी एकदम नीचे लोअर लेवल पे आके भी कितना लोगों को जोड़ने का काम करती है, कितनी समृद्ध भाषा है, यहाँ तक मैंने कुछ थोड़ी सी बातचीत आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। अब आप सब लोगों के लिए एक आमंत्रण है, निमंत्रण है कि आप सब लोग भी जो भी आपकी प्रस्तुतियां हों, जो आपके विचार हिंदी को लेके हों, आपकी अपनी रचनाएं हों स्वयं की, किसी और की रचना हो, तो आप अपनी प्रस्तुति अवश्य रखें। हाँ, सागर भाई कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। जी भैया, पहले मेरे को लग रहा है कि रामपाल मोदी जी ने हाथ उठाया है। अच्छा जी, हाँ जी जी। सबको नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जो उड़िया है ना जी, उड़िया संस्कृत के बहुत नजदीक है, बहुत संस्कृत के वर्ड है उड़िया। हाँ जी, हाँ जी। हम वहाँ उड़ीसा में गए, आचार्य जी बता रहे थे वहाँ के। अच्छा जी। कहना संस्कृत बहुत आसान सीखी जा सके, उड़िया लिपि वो बहुत शब्द बोले जाते हैं संस्कृत के। अच्छा जी। जी। हाँ जी। और जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, मैं ये वास्तव में नरेंद्र मोदी तो भारत के लिए वरदान है जी। ये हमारे यहाँ दिल्ली में कोर्ट लैंग्वेज इंग्लिश है जी। ट्रायल कोर्ट में भी हम हिंदी में लिख के कोई एक पेपर नहीं दे सकते। हाँ जी। और जैसे सेशन ट्रायल जैसे भी बयान होंगे ना जी, हिंदी में बयान देगा, साथ के हाथ ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वकील लिखवाएगा। जी। और जैसे हम लोग हिंदी प्रदेशी हैं, हम लोगों को बड़ी दिक्कत आती है जी, लैंग्वेज प्रॉब्लम। हाँ जी। क्योंकि हम तो रोए भी, रसे भी, खेलने भी, पढ़े भी, सब हिंदी में पढ़े जी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो अब नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये मुहिम चल रही है कि हाई कोर्ट में, सारी इंडिया की हाई कोर्ट में कोर्ट लैंग्वेज इंग्लिश तो है ही, और सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ हिंदी में आर्गुमेंट हो सकता है, हिंदी में लिखा पढ़ा जा सकता है। ये सुविधा भी होने जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। और ये जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो हिंदी में काफी आर्गुमेंट काफी हिंदी में, जज भी हिंदी में बोलते हैं। और मैं तो गया नहीं कभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट, पर ऐसा सुनते हैं। अच्छा जी। और वहां से जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, कुछ एक जज तो ऐसे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी बोलते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारे मित्र हैं दलीप जी, जो हमारे साथ संस्कृत की उपनिषद की उसमें एडवोकेट हैं, और उन्होंने वो हिंदी में मुश्किल रहते हैं, इंग्लिश में बोलना लिखना बहुत उन्हें आसान है, क्योंकि वो ब्यूरो उनके पिताजी दिल्ली में सेटल थे और इनकम टैक्स कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर से वे रिटायर हुए। अच्छा जी। तो हाँ, और एक उनके बड़े भाई है जो विदेश में पढ़ का है, जगत सिंह, वे भी एडवोकेट है, स्टैंडिंग कौंसिल वगैरह भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रहे हुए। हाँ जी। तो वे एक मैटर में आर्गुमेंट करने के लिए गए वहाँ,
जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत धुरंधर इंग्लिश बोलते हैं। तो दलीप जी भाई बता रहे थे, वो हमारे तो घरेलू, हम तो भाई कहते हैं दलीप जी को, बड़े भाई का जज ने, उन्होंने जब आर्गुमेंट शुरू किया उन्होंने, तो आर्गुमेंट शुरू करने में एक जज था वहां, कहना तुम्हें वो पंच परमेश्वर वाली कहानी याद है? सुनी तो थी, अजू चौधरी वाली ऐसे कुछ थी। हाँ, वो पहली दूसरी में थी जी हमारे काल में। हाँ जी, हाँ जी। वो अलगू चाचा कुछ ऐसा था, जब जुम्मन सिंह बुढ़िया को न्याय दिया था, कुछ ऐसा ध्यान आ रहे। हाँ जी, किसी को याद भी होगी जी। तो वो प्रेमचंद की कहानी थी। हाँ, पंच परमेश्वर उसका जिस था। तो उन्होंने कहा कि तुमने पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ी है, और हिंदी में बात करना शुरू कर दिया, उसको ऐसा बता रहा है उसके सारा भूत आ जाए इंग्लिश का। अच्छा जी। और वो लटका गया। फिर प्रेमचंद की काफी कहानी पढ़ी उन्होंने, ये पढ़ी मेहनती बहुत है, होशियार थी जी। यहाँ दिल्ली से तड़ के गया, मैं जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट को हिला दूंगा। तो वहां से अपना मुंह लटका गए, फिर हिंदी पढ़ते पाई जी। तो कुछ जज तो हिंदी भाषी प्रदेशों के जज बहुत कुछ एनकरेज कर रहे हैं भाषा को भी, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जज आते हैं, कुछ तो जैसे कार्टून था ना, काटजू सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ, इलाहाबाद यहाँ इसके इलाहाबाद से इधर आया था, इलाहाबाद से यहाँ चीफ बन का आया था दिल्ली में। हाँ जी। चीफ जस्टिस इंचार्ज रहा जी यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का वो, और फिर यहाँ से गए वे सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली क्या है, मान लिया जो वहाँ एलिमिनेट होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में होंगे, जैसे दिल्ली की हाई कोर्ट में ये चीफ बनकर भेजते हैं, बना के भेजते हैं, तो बाहर प्रदेशों में भेजे जाते हैं। चीफ यहाँ नहीं बना सकते, उनमें कुछ ऐसा नियम है। अच्छा जी। चीफ जस्टिस इस हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट में जो जज बनाया गया है नया, वो दिल्ली का जज बना हुआ, यहाँ का दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, बाहर के हाई कोर्ट का जज बनेगा चीफ जस्टिस को। और फिर चीफ जस्टिस बनकर फिर आते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट में जी। यानी यहाँ हाई कोर्ट का जज बना, फिर चीफ बना हाई कोर्ट का किसी भी, और फिर उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। हाँ जी, हाँ जी। तो काटजू जो था इंटेलिजेंट था, वैसे वो तो ड्रेल्ड हो रहा, वो है पंडित, कहता है कि मैं अभी वो मीट खा खाऊंगा, अरे अभी मीट खा गया, गोबर ये है गाय का, सब जानवर बराबर है, वो और सुर्खियों में रहता है, फालतू बोलता है ज्यादा, कुछ भी कह दे। और वो हिंदी में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया था, या दिल्ली हाई कोर्ट में भी हिंदी में बात करता था, सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी में बात करता था। अच्छा जी। जी। और अब तो खैर मैं कभी कभी पढ़ने में आता है कोर्ट लैंग्वेज हिंदी होगी। हाँ जी। जी जी। तो मेरा तो यही निवेदन था, आपको एनकरेज हो रहा है, काफी कुछ काम चल रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने सही पकड़ कर बहुत होमवर्क करके आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हाँ जी जी, धन्यवाद। हाँ सागर भाई, अभी आप बोलिए। जी, बहुत धन्यवाद भैया, और आप सभी का भी धन्यवाद, इतनी सारी चीजें आज जानने सीखने को मिली है। क्या मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ जी, हाँ जी, एकदम, आप बोलिए। जी, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत सारे तथ्य भैया के माध्यम से हमें जानने मिले हैं, तो मेरे को बहुत ही प्रसन्नता और ये सब बात को लेकर। और आज सबसे पहले तो मैं यही कार्य करूंगा जो पिछले वर्ष मोहित भैया और मैंने कंधे पर ढोया था, कि हमारी कक्षा के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम आज भी अंग्रेजी में और वो हिंदी दिवस बना रहे हैं। तो ये गूगल मीट की जो आईडी है, कृपया करके इसे हिंदी में कर लीजिए, और
कुछ लोगों ने तो कर लिया है, कुछ लोगों के बाकी है और कुछ लोगों की मजबूरी है। तो जिनकी मजबूरी है वो मेरी बातों की उपेक्षा करें, और बाकी जो है हिंदी का प्रचार करना है तो हमको कुछ बोलना नहीं है, हमको प्रदर्शित करना है, तो हमारी चीजों के अंदर वो प्रदर्शित हो, तो हम इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, पिछले साल मैंने बताया था कि एक हमारी पड़ोसी थी मयूरी दीदी, तो कुछ दुर्घटना हो गई थी वाहन की, मैं बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत दुखी हुआ था और बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र पढ़े थे। 2-3 साल हो गए, 2020 की बात है संभवतः, 20 या 21 की। तो मेरा बाद में बहुत ही मजाक बना पीठ पीछे, और वो मेरे घर पर आके मुझे कहती है कि तू तो पागल हो जाएगा किसी दिन, इतनी हिंदी बोलता है तू। बोलते तेरे को है ना, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तू वडोदरा गया जॉब करने या कहीं गया तो तुझे स्वीकार नहीं करेंगे और तू पागल हो जाएगा, इतनी हिंदी मत बोला कर। एक क्षण को ऐसा लगा कि किसी ने मेरी माँ को गालियां दे दी। मेरे से वो उम्र में बड़ी थी, मैंने बहुत ही कठोर शब्दों में उनकी निंदा की, और उन्होंने बोला कि आप मेरे विषय में से टिप्पणी ना करें, मैं मेरा देख लूंगा। फिर उन्होंने सड़क पे जाके बोला, तो फिर मैंने उनको बहुत बुरी तरह से वो कर दिया। तो उसके बाद से मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि जैसे कि कोई पिता अपनी बेटी को किसी गले से लगा के रखता है, वैसे ही हिंदी को मैंने माँ स्वरूप अपने गले से चिपका के रखा। मैंने बोला कि इसके विषय में कोई कुछ बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर मेरी जो भीतर जो अग्नि थी हिंदी के लिए और हमारी स्वदेशी चीजों के लिए, वो और प्रज्वलित हो गई। फिर ऐसे ही प्रियंका बिन से मेरी मुलाकात हुई, भेंट हुई उनसे, और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि उनकी हिंदी तो और भी क्लिष्ट है, और भी उच्च कोटि की है। तो मुझे ऐसा लगा कि संसार में मैं अकेला नहीं हूँ। लोग हैं, दीक्षित मोहित आर्य, प्रशांत शर्मा जी है, आरएसएस के कार्यकर्ता है, आर्य समाज के कार्यकर्ता है। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, और प्रियंका बहन के जब भी संपर्क में आया हूँ तो उनसे हिंदी में बातें की है, तो मेरी हिंदी और अच्छी होती चली गई। और अब मैं जहां भी जाता हूँ उसने देखा हुआ कि कहीं पे हम कहीं यात्री करे हुए और हमारे आचरण अच्छे होते तो लोग कितना सम्मान सत्कार करते, अच्छे वाहन में बैठ के जाते हैं। तो एक एक ये एक सामान्य सी बात है, लोगों के प्रति, लोगों के मन में हमारे प्रति जो धारणा रहती है वो बदल जाती है, और बहुत सम्मान करते हैं, आदर से बात करते हैं। वैसे ही हिंदी मेरा आभूषण है। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आप सबको, हिंदी मेरा आभूषण है। आज मैं जहां भी जाता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं अरबी वाले जो शब्द है उसका एकदम कम से कम उपयोग करूं, और क्लिष्ट संस्कृत निष्ठ हिंदी का उपयोग करूं, और मैं करता हूं। जहां भी आरएसएस के वर्ग में जाता हूं तो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है कि ये लड़का गुजराती है। बोलते आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। मैंने बोला नहीं, मगर मेरा जो घर है वो इन सीमाओं पर है, मेरा जो जिला है, मगर मैं हिंदी के प्रति बहुत प्रेम करता हूँ। और प्रायः देखा है कि लोग अंग्रेजी को बोलते समय खुद को बहुत ही विद्वान और स्मार्ट समझते हैं, बहुत ही पढ़ा लिखा समझते हैं। तो उनको ये करने के लिए मुझे मेरी संस्कृति, मेरे देश से और मेरी भाषा से बहुत प्रेम है, और बहुत मुझे सम्मान मिलता है, लोग मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये देखा है मैंने कि हम अपनी वेशभूषा, यानी कि जो कुर्ता पजामा है, भारतीय वस्त्र है, हमारे जो परिधान है, और हमारी जो भाषा है, हमारे जो आचरण है, हम उनको जितना प्रेम पूर्वक अपने जीवन में उतारते हैं, समाहित करते, धारण करते हैं, वे आपको इतना सम्मान दिलाती है, बिना कहे, बिना बोले। मैं शिखा रखता हूँ, दाढ़ी है थोड़ी सी, कपड़े अच्छे सफेद कपड़े अधिक पहनता हूँ यात्रा में। मैं वैसे बाई कास्ट ओबीसी से हूँ, कहार मेरा जो समाज है कहार है, मगर मेरे को ट्रेन में 100 में से 90 लोग पंडित जी ही कहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मगर बस सिर्फ इसलिए कि मैंने वस्त्र धारण करे और मेरे आचरण और मेरी भाषा ऐसी है, भाषा। तो आप देखिए कि ये कितना अच्छा प्रताप है हमारी भाषा का। तो हमें चीजों का प्रचार करने से ज्यादा हमारे आचरण में वो उसको उतारे और सब जगह इसको पहुंचाए, तो वो अच्छा प्रभाव डालती है। और ऐसे ही 2013 में मेरे पास में नोकिया का क्वालिटी कीपैड मोबाइल था, नोकिया X1, फिर C1 था, फिर C3 था।
तो मैंने ज्योत्सना दीदी है मेरी, बहुत सारे राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, देशभक्त, तो उनसे मैंने वहां पर हिंदी टाइपिंग करना सीखी। तो 2013 से फेसबुक पर मैं अधिकांशतः हिंदी में टाइपिंग करते आया हूँ। और अभी भी मोहित भैया की तरह मेरे भी कम से कम 70 से 60% या 80% ऐसे लोग हैं जो हिंदी में